नमस्कार साथियों, दोस्तों। अपन जो चल रहा था वो चले एसएसटी की शिक्षण विधियाँ, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। और मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 और लगभग आपकी शिक्षण विधियाँ 1 घंटे में हो जाएगी। तो मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। सबसे पहले देखो क्या होती है। ये एक ऐसी विधि जिसमें बालकों को एक साथ या सामूहिक रूप से कोई कार्य प्रदान किया जाता है तथा वे सभी बालक छात्र अपने अपने सामूहिक प्रयासों से किसी निर्णय को प्राप्त करते हैं। इससे वे किसी भी व्यक्ति का समिति का चुनाव करके निष्कर्षों की दशा में आगे बढ़ते हैं। इस विधि में दी गई विषय वस्तु का ज्ञान बालक आपस में विचार विमर्श के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अब मित्रों देखो, ये विधि क्या क्या काम आती है। ये सामाजिकरण विकास का महत्वपूर्ण कार्य है। अब इसके बारे में वेस्ले क्या कहता है। सामाजिकरण विधि एक ऐसी आदर्श है जो शिक्षण में ऐसे प्रयोग की कल्पना है जिससे कक्षा के सभी छात्र मिलजुल कर ज्ञानार्जन करते हैं। तो ये परिभाषा है वेस्ले की। और वेस्ले में मिलजुल कर ज्ञानार्जन प्राप्त करना, ये परिभाषा किसकी है? वेस्ले की। इतना से याद रखिए, मिलजुल कर ज्ञानार्जन करना, ये परिभाषा किसकी है? वेस्ले की। अब मित्रों, बाइंडिंग एंड बाइंडिंग की परिभाषा देखो। एक है संकुचित विचार के आधार पर, एक है व्यापक विचार के आधार पर। दोनों परिभाषा बाइंडिंग एंड बाइंडिंग की है। सामाजिक अभिव्यक्ति की एक किसी प्रक्रिया है जिससे शिक्षक कार्यों को छात्र समिति को सौंपकर स्वयं उनके मुक्त हो जाता है तथा छात्र स्वयं सीखते हैं। तो मित्र, ये स्वयं सीखते हैं और खुद अध्यापक दूर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये परिभाषा है बाइंडिंग की। व्यापक विचार में देखो, कोई भी कक्षा कार्य व्यक्तिगत भावना से नहीं होकर सामूहिक अभिव्यक्ति पर निर्भर है। सामूहिक अभिव्यक्ति पर निर्भर है। ये परिभाषा व्यापक विचार पर देने वाला कौन है? बाइंडिंग एंड बाइंडिंग। ये परिभाषा कथन तो आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। अब है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि का प्रयोग। नंबर 1 आपका औपचारिक वर्ग योजना। जब छात्रों का एक विशेष संगठन वर्ग बना दिया जाता है जिसका कोई एक मुखिया होता है जो मुखिया कहलाता है, उसी की अनुमति से कार्य करना होता है तथा एक छात्र विचार अभिव्यक्ति करते समय भी उसे ही संबोधित करता है जिसे किसी कल्प कौशल और या सीनेट में व्यवहार होता है। तो मित्रों, ये तो आपकी औपचारिक वर्ग योजना। किसी छात्र को एक व्यक्तिगत रूप कार्य दिया जाता है, वो सभी से कार्य करवाता है और वो मुख्य बन जाता है। वो क्या है? औपचारिक कार्य। अनौपचारिक वर्ग योजना देखो। अनौपचारिक वर्ग योजना जब छात्र बिना किसी विशेष नियम से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तथा विचार समिति या वाद विवाद के माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं मित्रों अनौपचारिक। स्वतंत्र होकर कार्य करना अनौपचारिक है और किसी के देख रेख में कार्य करना वो है औपचारिक कार्य। अब मित्रों, अपना नंबर 3 है आत्मदर्शन वर्ग योजना। ये सामाजिक अभिव्यक्ति की योजना है दोस्तों, याद रखना आप है। किसी विषय वस्तु पर किसी भी छात्र को जो आत्मा से निर्देश प्राप्त होते हैं उन निर्देशों के अनुसार समस्या समाधान प्राप्त कर लेता है, उसे कहते हैं आत्मदर्श वर्ग योजना। अपने आत्मा के अनुसार कार्य करना। नंबर 4 देखो, सेमिनार वर्ग योजना। विशेष रूप से उच्च कक्षाओं के बालकों द्वारा सेमिनार योजना के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति द्वारा निष्कर्ष प्राप्त करना होता है। तो आपको ये सब आता है मित्रों कि सेमिनार वर्ग योजना किसे कहते हैं, आत्मदर्शन वर्ग योजना किसे कहते हैं, अनौपचारिक किसे कहते हैं और औपचारिक वर्ग योजना किसे। अब मित्रों अपन बात करते हैं सामाजिक
सामाजिक अभिव्यक्ति के गुण। मनोवैज्ञानिक विधि है, बालक क्रियाशील रहता है, बालक में निष्ठा, सहयोग, सहकारिता एवं सामाजिकरण के गुणों का विकास होता है, आत्मविश्वास, मनोबल एवं चेतना में वृद्धि होती है, और मित्रों समस्या समाधान के गुण, तारक व चिंतन का विकास होता है, बालक में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, और संप्रेषण शक्ति अभिव्यक्ति का भी क्या होता है, इसमें विकास होता है। तो मित्रों ये होगी अपन के गुण। अब मित्रों अपन देखते हैं सामाजिक अभिव्यक्ति के दोष। एक बार दोष देख लो। कमज़ोर व शर्मीले बालक नहीं सीख पाते हैं। कुछ विशेष बुद्धि वाले बालक भी इसे पूर्ण रूप से लाभ ले पाते हैं। कुछ विशेष उपलब्धि वाले बालक लाभ ले सकते हैं, बाकी वंचित रह जाते हैं। इस विधि में बालक कई बार वाद विवाद में ही समय गुजार देते हैं। अधिकतर बार निष्कर्ष प्राप्त होना मुश्किल हो जाता है। बालकों से वाद विवाद होता रहता है और निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अब नोट में देखो, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि शिक्षक पूर्ण रूप से सत्ता बालकों को सौंप देता है, जिससे गलत निष्कर्ष आने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब मित्रों आज अपन देखेंगे समालोचन चिंतन। समालोचन चिंतन। चिंतन क्या होता है? चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान तक ले जाने, कार्य को पूरा करने में मदद करती है। और एक मान लो आपके पास काम है, समस्या है, तो समस्या का समाधान करने आप सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। विचारने के बाद वो समाधान आया, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चिंतन। एम्पिरी की परिभाषा देखो। एम्पिरी की परिभाषा है, चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है, क्योंकि समस्या के समय प्राणी के लक्ष्य का रास्ता नजर नहीं आता है। तो एम्पिरी का परिभाषा याद रखना, चिंतन का जन्म और लक्ष्य का रास्ता, दो बात याद रख लेना आप। एम्पिरी रोज क्या कर रहा है? चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक विधि है। चिंतन एक क्या है? मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। ये परिभाषा रोज की। और जिम्बार्डो क्या कहता है कि चिंतन मूलतः दो प्रकार का होता है, एक है सवली चिंतन, एक है यथार्थ चिंतन। ये दो चिंतन आपको याद रखना है, सवली और यथार्थ चिंतन। सवली क्या होता है? देखो, सवली चिंतन मतलब होता है मित्रों जहाँ कोई कल्पना होती है, केवल कल्पना की जाती है, मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करवा दूँ, और किसी भी प्रकार का कार्य व्यवहार नहीं होता है, तो वह अवास्तविक, झूठा एवं काल्पनिक चिंतन होता है, जिसके परिणामों की प्राप्ति नहीं होती है। जिसके परिणामों की प्राप्ति नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? सवली चिंतन। यथार्थ चिंतन देखो, जब एक व्यक्ति कल्पना के साथ साथ कार्य भी करता है एवं वास्तविक परिणामों की प्राप्ति करता है, तो ये यथार्थ चिंतन होता है। और यथार्थ चिंतन मूलतः तीन प्रकार का होता है। एक मित्र होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त, एक होता है समालोचनात्मक। मूर्त को अभिसारी कह सकते हो, निगमनात्मक चिंतन भी कह सकते हो, यानी कठिन से सरल की ओर। अमूर्त अपसारी, इसे आप आगमनात्मक चिंतन भी कह सकते हो, और आलोचनात्मक आपको विश्लेषणात्मक समालोचनात्मक चिंतन भी कह सकते हो। तो मित्रों होता है कि एक बार देख लो इसमें कि अभिसारी में आते हैं प्रतिभाशाली बालक और अपसारी में आते हैं सृजनात्मक बालक। अब मित्रों समालोचनात्मक चिंतन देखो और क्या लिख रखा है? चिंतन का वह स्तर जिसमें व्यक्ति ज्ञानात्मक पक्ष के सहयोगपूर्ण तार्किकता के साथ साथ कार्य करता है तथा वह सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए पर विचार करते हुए आगे बढ़ना ही समालोचनात्मक चिंतन है। और ये तर्कणा का सर्वोच्च स्तर है। इसमें तर्क अधिक तरह से किया जाता है, तर्कणा। तो ये हो गया समालोचन चिंतन। और चिंतन के पक्ष देख लो कौन कौन से पक्ष होते हैं। एक होता है प्रतिमा, एक भाषा, एक संकेत और एक प्रतीक्ति। चिंतन विकास के लिए कार्य देखो, समस्या का प्रस्तुतिकरण सरल से जटिल से क्रम में किया जाता है, सरल से जटिल की ओर क्रम में किया जाता है। बालक को तर्क करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
कार्य को कठिन रूप से प्रस्तुत किया जावे और समस्या का अभ्यास करवाना। तो मित्रों ये था अपन का समालोचनात्मक चिंतन। अब मित्रों अगले पाठ में पढ़ेंगे परीक्षा प्रतिमान। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद दोस्तों।